अब वक्त आ गया है हमारे दो दूसरे मेहमानों को शो में इंट्रोड्यूस करने का। हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत स्तुकी जुड़ गए हैं और मनी टू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और अर्नब सर, शुरुआत करेंगे एम्फी के डेटा के साथ जो कि आए हैं आज, और हर महीने की तरह नंबर्स आते हैं। अगर हम पिछले 3 महीने में देखें तो इक्विटी में खासतौर से इन्फ्लो तो बढ़ा है, लेकिन उसमें अब थोड़ा सा धीमापन आता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग हमने देखा है जो नेट इन्फ्लोज हैं वो 8,898 करोड़ पर आए हैं जुलाई में, जो कि 43% कम है। इसको हम कैसे समझें? नेट इन्फ्लो में बढ़ोतरी तो है लेकिन कम बढ़ोतरी है इस तुलना में, अगर हम देखें पिछले 6 महीने से अगर इसे कंपेयर किया जाए। कहीं ना कहीं क्या लोगों में ब्याज दरें बढ़ने का और महंगाई का डर या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसके चलते? देखें तो जो नेट इन्फ्लो आता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट तो जो एसआईपी के माध्यम से निवेश आता है वो होता है, और दूसरा एक कंपोनेंट होता है जो लमसम के तौर पे निवेश होता है। तो अगर हम देखें जो एसआईपी का फिगर है वो वर्चुअली बरकरार है, इन द सेंस कि जो 12,000 के ऊपर वो चला गया था धीरे धीरे करके बढ़ के, तो ये लेटेस्ट मंथ में भी वो 12,000 करोड़ के ऊपर ही है। अब जो चेंज आ रहा है वो दूसरे 2 एरिया से आ रहा है, जिसमें एक है कि कई सारे फंड्स में थोड़ा रिडेम्पशन हो रहा है, तो इसीलिए नेट इन्फ्लोज पे असर हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि कई सारे निवेशक जो लमसम भी इन्वेस्टिंग करते थे उन्होंने अपनी गति जो है वो थोड़ी धीरे कर दी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है और बाजार में बीच बीच में फेजेस आते हैं गिरावट के। तो इसीलिए पहले जो वन साइडेड बाजार था जहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट भी होता था और एसआईपी भी होती थी, और जो रिडेम्पशन थे वो कम थे, इसीलिए जो बढ़ता हुआ नेट फिगर था इन्फ्लोज का वो आपने आज भी पॉजिटिव तो देखा ही है, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन वो रकम थोड़ी कम हो गई है बिकॉज जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो दूसरे 2 कारण के हिसाब से। तो अच्छी बात ये है कि जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस पूरे वॉलेटाइल दौर में, खास करके जब गिरावट आई थी, तब उन्होंने अपना जो बैलेंस है और जो एक तरह का संतुलन है वो बनाए रखा है और अपना निवेश जारी रखा है। इस बीच हेमंत सर, जो एसआईपी अकाउंट्स का नंबर आया है वो ऑल टाइम हाई पर है। देखिए 5.61 करोड़ जुलाई में, और एसआईपी कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, 12,140 करोड़ लास्ट मंथ। तो जिस तरह से अर्नब सर ने समझाया कि जो लमसम निवेश कर रहे थे उनकी गति थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि एसआईपी जो निवेश कर रही हैं उसमें इजाफा हुआ है कि वो जस का तस रहा है? नहीं, आई थिंक क्लियरली हमने देखा कि जो एसआईपी के थ्रू जो इन्फ्लोज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। मे बी पिछले महीने में उस तरह की आपको नंबर ऑफ अकाउंट में या अमाउंट में उतनी इंक्रीज नहीं मिली होगी एसआईपी में, बट 12,000 के ऊपर कंसिस्टेंट अगर रहते हैं, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो डिसिप्लिन अप्रोच से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी सोच में क्या बदलाव आया है। उन्होंने समझा है कि इक्विटी में एक डिसिप्लिन की जरूरत है, एक लॉन्ग टर्म व्यू की जरूरत है, और आई थिंक वो हमें दिखाई दे रहा है। आई थिंक सबसे बड़ा कारण उसका ये भी है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टर्स ने जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को जो फॉलो करना शुरू किया है। पहले क्या होता था कि एसआईपी जो है थोड़ी सी एमलेस हुआ करती थी, विदाउट ए क्लियर टाइम होराइजन, किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती थी हमने देखा कि एसआईपी के नंबर्स कम होते थे, लोग एसआईपी बंद करते थे। अब उसमें काफी बदलाव है, क्योंकि बहुत क्लैरिटी है इन्वेस्टर्स के माइंड में कि हमें अगर अगले 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आज की गिरावट से हमें घबराना नहीं है। और आई थिंक ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स उनको ये एक्सपीरियंस भी आया है कि जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तब आपको एक मौका मिलता है कि आप डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट करते हो, आपकी जो एवरेज कॉस्ट नीचे आती है, आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, कि इतने कंसिस्टेंट इनफ्लोज, और इनफैक्ट अगर देखें रेगुलरली जो है वो इनफ्लोज जो है बढ़ते जा रहे हैं। और आई थिंक जैसे हम हमेशा बात करते हैं हमारे देश में कि एक तरीके से इक्विटी कल्ट आना चाहिए, तो आई थिंक मुझे लगता है उसमें एसआईपी का बहुत बड़ा योगदान है, और वो उसको आते हुए देख रहे हैं। आई एम श्योर आगे आने वाले समय में कुछ और सालों में हम देखेंगे कि इन्वेस्टर जो है और बेहतर इक्विटी इन्वेस्टर बनेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जिन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया वो थोड़ी
रुकावट आती है, क्योंकि जब देखते हैं, बट आई थिंक एक लेसन है कविता यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए कि जिस महीने में हमने इन्फ्लोज को कम होते देखा, उसी महीने में मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ये बताता है कि आप मार्केट में पैसा तभी बनाएंगे जब आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे, और वो गुड रन जो है वो ये महीने में भी कंटिन्यू किया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये सोचना होगा कि बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत वेल डिफाइंड टाइम होराइजन के साथ अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप इस वॉलेटिलिटी से घबराएंगे नहीं और बने रहेंगे, और बने रहने के कारण ही आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा कैटेगरी वाइज अगर मैं एमफीक्यू रिपोर्ट को समझना चाहूँ तो अर्नब जी, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप ने देखा है कि इन्फ्लोज टॉप में रहे हैं। अगर नेट इन्फ्लोज की बात करें तो इन कैटेगरी में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई दी है, लेकिन पॉजिटिव फ्लोज, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, अगर हम हाइब्रिड कैटेगरी की बात करें तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन, बैलेंस हाइब्रिड, अग्रेसिव फंड और साथ ही बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी इन्फ्लोज पॉजिटिव रहे हैं। ज़्यादा रहे हैं या नहीं रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पॉजिटिव इन्फ्लो कहा गया है। तो इसको कैसे देखा जाए? इसमें निवेशक का रुझान बरकरार रहा है, बढ़ा है, या जस का तस ही रहा है? हम इक्विटी डायरेक्ट, आई मीन प्लेन इक्विटी फंड्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखें जो पूरी कैटेगरी है जहां पर 8,800 करोड़ के ऊपर का जो नेट इनफ्लो है, तो आप देखेंगे कि 4-5 ऐसी कैटेगरी है जहां पर कंसिस्टेंटली 1,000+ करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो आया है, जिसमें फ्लेक्सी कैप है। लेकिन सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा जो नेट पॉजिटिव इनफ्लो इस मंथ आया है वो स्मॉल कैप फंड्स में आया है। तो ये बात लोगों के भी ध्यान में आई है कि जब मार्केट वीक था तब स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टर्स ने अपना कंटिन्यूअस निवेश जारी रखा है। तो ये एक चीज हुई कि अच्छी बात ये है कि इक्विटी कैटेगरी में ऐसी कोई सिंगल कैटेगरी नहीं है जहां पर जिसने एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ द नेट इनफ्लो को दिया हुआ हो। तो ये अक्रॉस, स्प्रेड आउट अक्रॉस कैटेगरीज है, जिसका मतलब ये होता है कि निवेशक अपने हिसाब से, अपने गोल्स या अपने नीड के हिसाब से निवेश कर रहे हैं और सभी कैटेगरीज में पॉजिटिव फ्लो है। एज फार एज जो हाइब्रिड कैटेगरी है, हाइब्रिड कैटेगरी लोग इसीलिए चुनते हैं क्योंकि उनको या तो अपना रिस्क थोड़ा कम करना है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इस वॉलेटिलिटी में उनका फंड्स किस तरह से परफॉर्म करेगा, या उनको एक ऐसा मिक्सचर चाहिए जहां पर डेट और इक्विटी साथ में हो और उनको ये तय ना करना पड़े कि कितना अमाउंट मैं डेट में डालूं और कब करके मैं इसे बदलूं। आप एक और फिगर्स को जरा ध्यान से देखिए, और वो ये है कि जो आर्बिट्राज फंड का फिगर है वो -6,000 करोड़ है, जिसका मतलब ये भी होता है कि निवेशक जिन्होंने आर्बिट्राज फंड में अपना पैसा डाला था, उन्होंने एक बड़ी मात्रा में पैसा यहां से निकालकर दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि शायद उनको ये अब समझ में आ रहा है कि जो क्राइसिस उन्हें लग रही थी कि मार्केट में थी या वीकनेस थी, वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। उनको थोड़ा एक क्लियरर आउटलुक आ रहा है कि आगे जाते हुए किस तरह से उनके एक्सपेक्टेशन रहेंगे। तो ये भी एक नोटेबल पॉइंट है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर एम्फी की जो रिपोर्ट आई है, जहाँ पर भले ही हमें इन्फ्लो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से निवेशकों ने इक्विटी पर भरोसा बनाकर रखा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला और करेंगे दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बने रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बने अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अर्नब पंड्या, हेमंत उस्तगी हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब वक्त आ गया है दर्शकों को शो में शामिल करने का। मोहन देशमुख साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। देशमुख जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ हेलो मैडम, मैं मोहन देशमुख पुणे से बोल रहा हूँ। जी सर, बारिश हो रही है वहाँ पे बहुत ज्यादा? हाँ बारिश चालू है, इसलिए थोड़ा मैं भी थोड़ा सा हवा में डिस्टर्बेंस है आवाज में। अच्छा, नहीं बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी, बारिश पीछे बारिश की। बताइए क्या सवाल है आपका?
ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि अभी मेरा एक लड़का है 12 साल का और एक लड़की है 16 साल की, तो उनके एजुकेशन के लिए नियर टर्म लाइक 3 to 4 इयर्स, तो एजुकेशन के लिए एंड हायर एजुकेशन के लिए मुझे मेरा प्लानिंग है कि 30 से 35 लाख रुपए का मेरा इमीडिएट टारगेट है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा एडवाइस चाहिए था। तो करंटली मैं 10,000 पर मंथ मैं म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा हूँ, जिसमें 3-4 स्कीम है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस सर फंड्स के नाम बताएंगे, क्योंकि आपका सवाल ना दरअसल केवल 2 लाइन का है, तो यहाँ पर ना क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि डिटेल्स की कमी होती है, तो हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपकी प्लानिंग कर नहीं पाते ठीक से, फाइनेंशियल प्लानिंग। Okay, तो आप जरा currently मुझे बताइए, इत्मीनान से बताइए, जो 10,000 रुपए की आप SIP कर रहे हैं वो किन किन फंड्स में कर रहे हैं? ओके, तो करंटली एक तो है इन BNP परिवार कंजम्पशन फंड, ओके, एंड सेकंड इज ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एंड थर्ड वन इज मेरा लार्ज कैप फंड। तो इन 3 फंड में मेरा लाइक 10,000 पर मंथ जाता है। तो करंटली मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है 2.63 lakhs, तो टू अचीव द टारगेट ऑफ 30 lakhs। तो मैं समझ रही हूँ 30,000 की SIP चल रही है, नो, इन तीनों में डिवाइड किया है 10,000, ठीक है? नो, कंबाइंड 10,000 है। हाँ समझा, ठीक है, ओके Okay. ओके। तो अभी आपको 3 साल में 30 लाख चाहिए, यस, और दोनों बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य इससे पूरा हो जाएगा। यस, और अगर निवेश बढ़ाना हो तो आप बढ़ा पाएंगे? यस, बढ़ा सकता हूँ मैं। मे बी आई कैन मेक इट 2 times ऑल्सो। आपके पास और क्या क्या इन्वेस्टमेंट है? आपने कोई फिक्स डिपॉजिट, RD कुछ ऐसा किया है? कहीं और निवेश करते हैं? मेरा अभी लड़की के लिए मेरा सुकन्या योजना जो है पोस्टल स्कीम, तो उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1.5 लाख पर ईयर। ये कितने सालों से हो रहा है? ये एक्चुअली 6 सालों से हो रहा है। बेटी अभी कितने उम्र की हो जाएगी 3 साल में? 3 साल में हो जाएगी वो 19 ईयर्स। ओके, इसके अलावा? इसके अलावा मेरा शेयर में है कुछ इन्वेस्टमेंट लाइक 3 lakhs शेयर्स में डीमैट। चलिए ठीक है। तो अर्णव जी, थोड़ी सी क्लैरिटी आती हुई यहाँ दिखाई तो दे रही है, लेकिन क्लियरली इनका जो गोल है वो 3 साल का है। ये काफ़ी शॉर्ट टर्म लक्ष्य है, और ऐसे में ये बोल तो रहे हैं कि इन्होंने 3 फंड्स में निवेश किया हुआ है 10,000 का, आगे बढ़ा भी पाएंगे। लेकिन जो फिलहाल इनकी रणनीति है उसमें अगर देखा जाए तो 3 साल में 30 लाख रुपए कैसे इकट्ठा हो सकते हैं, इसीलिए मैंने सुकन्या समृद्धि की जो जानकारी इन्होंने दी है उसके बारे में भी पूछ लिया, सो दैट अगर वहाँ से कुछ निकासी का ऑप्शन हो पैसे निकालने का, तो क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, अगर हम उनके टाइम पीरियड को देखें तो जो 3 साल का होराइजन है उसके लिए हम एक्विटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए 2 कारण है। पहली बात एक कि एक्विटी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होती है, ताकि आप उसे टाइम दे, समय दे एक्यूमुलेट होने के लिए और कंपाउंड होने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो 3 साल के बाद जो फिक्स्ड गोल है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो वो आपको उस दिन पे फीस भरनी है, तो उसमें वो गोल आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एक्विटी का माध्यम इस्तेमाल किया है तो उसमें क्या होगा कि शायद अपने गोल से या 6 महीने या 9 महीने पहले अगर एक्विटी मार्केट को हिट आती है, तो फिर आपको सडनली अपना जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसमें भी आपको एक शॉर्टफॉल आ जाता है। तो इसीलिए जो आइडियल माध्यम होना चाहिए इस प्रकार के शॉर्ट टर्म गोल के लिए, वो है एक प्योर डेट ऑप्शन, और उसमें आप डेट म्यूचुअल फंड का समावेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तकलीफ ये है कि समय बहुत नहीं है, तो अगर आप एडिशनल 10,000 भी निवेश करते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ी रकम इकट्ठा नहीं होगी गोल के लिए, क्योंकि देखिए गोल बड़ा है 30 लाख का। अब 30 लाख के लिए आइडियली आज की तारीख में अगर आपके पास अराउंड 24 lakhs होते, तो वो 24 lakhs 3 साल में डेट ऑप्शन में बढ़ के 30 लाख हो जाते, तो उसे आप कह सकते हैं कि ये रूट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब इनके पास इतनी सारी रकम है नहीं, क्योंकि देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड प्लस प्योर इक्विटी
डायरेक्ट इक्विटी, ये सब ऐड करके भी बहुत बड़ी रकम होती नहीं है। तो मेरे हिसाब से दो चीज करनी पड़ेंगी इनको। एक तो यही है कि अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए उनको सुकन्या समृद्धि स्कीम का जो एक्यूमुलेशन है उस समय पे तब उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट पॉसिबल। दूसरी बात ये है कि आप देखिए जितना हो सके उतना थोड़ा लमसम करके डेट में एटलीस्ट डालने की कोशिश कीजिए, ताकि जो अमाउंट आपको चाहिए उसके पास आप आ सको। तीसरी बात ये है कि धीरे धीरे करके अगर आप ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की रकम है, या अगर आप उसे ये गोल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो अगले 6 से 12 महीने में धीरे धीरे करके वहां से आप शिफ्ट होके डेट में आ जाइए, क्योंकि एट द एंड इक्विटी एक्सपोजर आपके लिए सही नहीं है। और लास्ट बात यह है कि उन्होंने जो 3 फंड अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में भी समावेश किए हैं, उसमें से एक थीमेटिक फंड है और 2 लार्ज कैप फंड है। तो एटलीस्ट इस तरह के गोल के लिए या कोई भी गोल के लिए इस प्रकार के पोर्टफोलियो में एक थीमेटिक फंड होना है एट दिस काइंड ऑफ पोर्टफोलियो एंड स्टेज, वो भी एक सही नहीं है। तो वहां पर भी अगर एटलीस्ट वो ये इक्विटी पोर्टफोलियो इस गोल के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी बदलना पड़ेगा। देशमुख जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप अर्णव जी से? या मैं क्लियरली समझ गया कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि विद डेट में अगर मूव करेंगे तो वहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो एक कंसर्न है। तो मे बी 3 के जगह 4 साल भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का समय होना चाहिए। देखिए इक्विटी में निवेश करने के लिए आपकी दुविधा हम समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कैपिटल को भी तो प्रोटेक्ट करना है। तो आपने जो अभी तक जोड़ा हुआ है वो आप ना गंवाएं, इसीलिए डेट की रणनीति आपको सुझाई जा रही है। लेकिन अर्णव जी क्या थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं अगर 4 साल अपना नजरिया कर ले लक्ष्य का? तो कि अगर वो 4 साल का भी नजरिया करे तो सिचुएशन कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। एट द मोस्ट वो एटलीस्ट 2 साल के लिए एक हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, जहां पर डेट इक्विटी दोनों का एक मिश्रण हो, और फिर लास्ट के 1-2 साल में वो प्योर डेट में चले जाए। तो एटलीस्ट 2 साल के लिए पार्ट इक्विटी एक्सपोजर थ्रू अ हाइब्रिड फंड ये रख सकते हैं। बट उसमें से भी मेरे हिसाब से देखिए, जब आप डेट के बारे में, लो रिटर्न के बारे में बात करते हो, तो उसमें गोल क्या है आपका डेट का निवेश करने के लिए? रिटर्न्स नहीं है, वो यही है कि आपको एक जो श्योर अमाउंट चाहिए वो मिले। तो इसीलिए ये कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अब क्योंकि इस सिचुएशन में आपके पास इतना सारा कैपिटल नहीं है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर अगर आपको रखना है, तो मैं कहूंगा 2 साल के लिए एटलीस्ट हाइब्रिड फंड्स की तरफ रुख कीजिए और फिर प्योर डेट में चले जाए। देशमुख जी बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, अपना सवाल पूछा हमारे शो पर। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। त्रिभुवन चतुर्वेदी साहब क्या फोन लाइन पर मेरे साथ हैं? हेलो, हाँ। अपनी टीवी की आवाज आप कम कर देंगे और मुझसे फोन पर बात करेंगे। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, कैसे हैं? बस बढ़िया है। कहाँ से बोल रहे हैं जी? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यहाँ उत्तर प्रदेश चंदौसी से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट संभल में आता है ये। ठीक है, चलिए बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कोई फंड जो है वो बढ़िया काम नहीं कर रहा है, यानी उसकी रिस्पांस बढ़िया नहीं आ रही है। सर फंड का नाम बताएंगे आप? फंड का नाम बताएंगे? टीवी की आवाज आप कम कर देंगे, मुझे यहाँ तक उसकी आवाज आ रही है। अच्छा, एक सेकंड। बहुत बढ़िया सर, बताइए फंड का नाम बताएंगे जरा। फंड 2 हैं, एक तो आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल है और एक टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी है। ओके, ये आपने कब से डाल रखा है पोर्टफोलियो में? ये मैंने अभी फरवरी से ही खरीदा है, इसी साल से। किसने सलाह दी आपको सर? ये सलाह तो नहीं दी, मैंने शुरुआत की थी और कोई जानकारी विशेष नहीं थी इस फंड के बारे में। तो आपने इनकी रिटर्न्स देखी, परफॉर्मेंस देखी और उसके बेसिस पे चुनाव किया गया है?
हाँ, इतना ऊंचा उठ के नहीं आ रहा है जैसे कि मार्केट उठ के आ रहा है, और फंड जो है आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं उठ के आ रहे इतने। अच्छा सर, आप पढ़ते हैं बाजार को, समझते हैं, ट्रैक रखते हैं, आप समझते हैं कि बाजार में सीधा निवेश करने और म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने में क्या फ़र्क है? थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा तो नहीं। तो आपने जब इन फंड्स का चुनाव किया तो ठीक है, रिटर्न कमाने का तो आपका एक मकसद होगा ही, वो हर किसी का होता है, लेकिन क्या किसी लक्ष्य के साथ बांधा है इन फंड्स को? नहीं, लक्ष्य तो कोई नहीं है, बस यही है कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। मैं रिटायर्ड हूँ असल में। अच्छा, तो आप मतलब बस प्रॉफिट कमाने के लिए आपने ये पैसे लगाए हुए, वरना ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई कमाई नहीं होगी तो घर नहीं चलेगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो कुछ अपना खर्चा करने का मेरा अलग है। अच्छा, वो अलग है। तो अब अगर आपको हम कोई रणनीति सुझाते हैं, ठीक है, और अगर आपका मकसद वेल्थ क्रिएशन ही है, चलिए मैं अगर मान लूं, तो उसमें आपको कम से कम 5 से 10 साल देना होगा, आप देंगे? बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो ऐसा तो नहीं ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए भैया, 6 महीने में कमाई हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए हेमंत जी, नाउ ओवर टू यू। देखिए कविता, त्रिभुवन जी ने कहा कि उन्होंने 2 इन्वेस्टमेंट की हैं, एक सेक्टर फंड है, एक थीमेटिक फंड है। फरवरी इसी साल से इन्वेस्टमेंट की है, तो तकरीबन 6 महीने हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लंबे समय की इन्वेस्टमेंट है, और स्पेशली जब आप किसी सेक्टर फंड या किसी थीमेटिक फंड में होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी समय तक इरेटिक रह सकती है, और वो यहाँ पे दिख भी रहा है। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ समय से मार्केट जो है वो काफ़ी वोलेटाइल रही है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपको परफॉर्मेंस कैसे देखनी है, उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालना है। त्रिभुवन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें बताऊंगा इससे पहले कि बताऊं कि आप क्या करें। पहली बात तो ये कि जो आपका जो चुनाव है, कहीं ना कहीं शायद आपने वो रिसेंट उस समय की परफॉर्मेंस को देखा और आपको लगा कि ये फंड अच्छे कर रहे हैं तो इनमें पैसा डालते हैं, वो पैसा बनेगा। बट ये बाय नेचर दोनों के दोनों काफ़ी एग्रेसिव हैं और इरेटिक परफॉर्मेंस हो सकती है इनकी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं चुनाव इक्विटी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन सही है, इवन इफ इट इज आफ्टर रिटायरमेंट। कुछ पैसा डेफिनेटली इक्विटी में डाला जा सकता है, बट शायद जो चुनाव है, क्योंकि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसको अगर आप पोर्टफोलियो को ज़्यादा एग्रेसिव बनाएंगे और बहुत कम समय देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको निराशा होगी। तो आई थिंक एक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे सोच बदलने की ज़रूरत है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि अगर ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रही है तो इसका क्या करें, उसके दो चीजें हैं। पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि परफॉर्मेंस को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालिए, समय दीजिए। अगर आपने ये फैसला ये सोच के किया कि ठीक है एग्रेसिव फंड है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा पैसा उसमें लगाएंगे, तो फिर आपको उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर ये चुनाव सही नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपके पास 2 तरह की ऑप्शन है। एक तो ये कि आप उसी म्यूचुअल फंड के किसी दूसरे इक्विटी फंड में चले जाएं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंट फंड रहते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड हो गए, या लार्ज एंड मिड कैप हो गए, या अगर आप चाहें तो प्योर लार्ज कैप फंड में जा सकते हो, या तो किसी पैसिव फंड जैसे इंडेक्स फंड में जा सकते हो। तो ये तो आपको एक करना है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं और किसी फंड उसी फंड की कोई दूसरी स्कीम आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर यहाँ से निकाल के आप कहीं और जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि शायद जो डिसीजन हुआ है इस समय पे वो नहीं है और एक क्लियर टाइम होराइजन नहीं है। देखिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो समय आपको देना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे तो और अच्छा है, ताकि वॉलेटिलिटी का फायदा भी आपको हो। बट कहीं ना कहीं बदलाव कीजिए और एक क्लियर टाइम होराइजन बना के चलिए कि कम से कम, जैसा कविता ने भी कहा, कम से कम 5 साल। मैं तो चाहूंगा कि अगर आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम 8 से 10 साल का समय आप इक्विटी को दीजिए, क्योंकि आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड जो है उससे आधा होगा। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। और इक्विटी को आपको एक इस नजरिए से देखना होगा कि ऐसी एसेट क्लास है जो आपको वेल्थ बिल्डिंग में मदद करती है। तो आई थिंक अगर आप उतना समय देंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। त्रिभुवन जी कुछ पूछना चाहते हैं और हेमंत जी को? नहीं, बिल्कुल ठीक राय दी। चलिए सर, हाँ, वेट ही करना चाहिए उसमें और टाइम भी देना चाहिए मुझे। और हमारा शो लगातार देखते रहना चाहिए ताकि आप और सीखे निवेश के बारे में और पैसे कमाने के जरिए भी आपको समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन जी। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे और दानिश इदरीसी हमारे साथ फोन लाइन पर थे, लेकिन उनका फोन जो है वो कट हो गया।
तो अर्नव जी, सवाल आपके पास है। इनके पोर्टफोलियो में एसबीआई के देखिए 3 फंड है। फोकस्ड फंड है, ब्लू चिप है, स्मॉल कैप है। एक और ब्लू चिप है कैनरा रोबेको का, निपॉन का स्मॉल कैप है, मिरासेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, एक्सेल का भी ब्लू चिप है और आईसीआईसीआई ब्लू का भी ब्लू चिप है। इन्होंने सारे ब्लू चिप्स लगता है मार्केट देखकर खरीद लिए हैं। फ़ोन लाइन पर जुड़े तो इनसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों किया इन्होंने। ये बताएं अब इनका मकसद क्या है इस पोर्टफोलियो से, मुझे ज़रा जानना था। 20 साल में 2 करोड़ इन्हें चाहिए तो, लेकिन 10,000 रुपये का निवेश क्या ये बढ़ा सकते हैं या नहीं, और इतने सारे फंड्स क्यों इकट्ठा किए हुए हैं। खैर, जब जुड़ेंगे तब सवाल जवाब करेंगे अर्नव जी इनसे। फिलहाल बताइए, थोड़ा छांटना पड़ेगा ना, बहुत रिपीट हो रहा है इनका निवेश। 3 चीजें इसमें करनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि समझना पड़ेगा कितना निवेश जरूरी है उनको अपने गोल को तक पहुंचने के लिए। तो मेरे हिसाब से अराउंड 20,000 रुपीज पर मंथ अगर निवेश करते हैं एट कंपाउंडेड रेट ऑफ 12% अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो अपने गोल तक वो आसानी से पहुंच जाएंगे। एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में 10,000 है, यानी कि उनको धीरे धीरे करके इस निवेश को डबल करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जितना जल्दी कर सके उतना अच्छा है ताकि अपने गोल की तरफ वो आगे बढ़ते जाए। दूसरी बात यह है कि पोर्टफोलियो में निवेश कर रहे हैं 10,000 पर मंथ, लेकिन बहुत सारे फंड्स उन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं। इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है फॉर अचीविंग द गोल, क्योंकि आपको ये समझना है कि हर एक म्यूचुअल फंड में आपको इंडिविजुअली 40 to 60 स्टॉक्स, अनलेस इट इज अ फोकस्ड फंड, तो उसमें कम होते हैं, 25 से 30 होते हैं। तो वो छोड़ के आपको इतने सारे अलग अलग स्टॉक्स का एक्सपोजर ऑलरेडी मिल रहा है, तो ये इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। तीसरी बात ये है कि एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स अगर आप चूज करते हैं तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है, इन्वेस्टमेंट में रेपिटेशन होता है। और एक ही फंड हाउस के अगर आप मल्टीपल फंड्स चूज करते हैं उसमें भी जो स्टाइल है फंड मैनेजमेंट का, या इन मेनी केसेस हम काफी सारे होल्डिंग्स भी रिपीट होंगे। तो ये 2 चीज से आपको अपने पोर्टफोलियो से बचना होगा। तो मेरे हिसाब से क्योंकि इनके फंड में 4 ब्लू चिप फंड है, यानी कि 4 लार्ज कैप फंड है, तो इनको अपने पोर्टफोलियो में, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 ही फंड रखने चाहिए। मैं ये 4 नाम उन्हीं नामों में से बता देता हूं जो इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो उनको सिर्फ यही करना है, जो दूसरे फंड है उसमें से एसआईपी बंद करके अमाउंट है वो ये 4 फंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये 4 फंड्स जो उनको रखने चाहिए वो है, एक एसबीआई फोकस्ड फंड, दूसरा प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड, तीसरा मिराई एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और चौथा निपॉन का स्मॉल कैप फंड। अगर ये करते हैं तो अक्रॉस मार्केट कैप्स उनको थोड़ा एक्सपोजर आ जाएगा और अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ की संभावना भी रहेगी। दानिश है नहीं, वरना और सवाल जवाब किया जा सकता था इनसे। बहरहाल शो को आगे बढ़ाते हैं और वक्त हो गया है निवेश का गुरु मंत्र लिखने का। हेमंत जी बताइए, आपका गुरु मंत्र क्या है? कविता, मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुने तो उनकी जो टैक्स एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न्स है उनको हमेशा ध्यान रखिए। ट्रेडिशनल ऑप्शन में जब आप पैसा लगाते हैं आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, कैपिटल सेफ्टी मिलती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर ऑप्शन में आपको टैक्स देना पड़ता है, तो आपके जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है उससे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। जब आप मार्केट लिंक में आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न थोड़ा वॉलेटाइल होता है, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है कि एक तो रिटर्न बेहतर मिलता है और दूसरा टैक्सेस आपको कम देने पड़ते हैं। तो आई थिंक टैक्स एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न डिसाइड करता है कि आपके टाइम होराइजन खत्म होने पे आपके हाथ में कितना पैसा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग के समय ध्यान देना है। हेमंत सर, अर्नव सर, आप जब भी अपना निवेश का प्लानिंग कर रहे हो तब लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने गोल पे फोकस करते हैं कि मुझे इतना इकट्ठा करना है इतने समय में। तो ये एक अच्छी बात है, आप गोल पे ध्यान दीजिए, लेकिन गोल को एक रियलिस्टिक भी बनाइए, क्योंकि आपको गोल के साथ अपने रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखना है। तो कई बार क्या होता है, गोल आपके लिए अच्छा होता है, सही होता है, लेकिन अगर आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है, तो रिसोर्सेज अगर आप ज्यादा ला नहीं सकते तो आपको गोल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, गोल और रिसोर्सेज में तालमेल रखिए और फिर अपना प्लानिंग कीजिए, तो उससे आपके गोल अचीव करने में आसानी होगी। ऑलराइट, चलिए शो के आखिरी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं अब, किशोर देवरे। किशोर जी कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बताइए सर। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एक लमसम 2 लाख का अमाउंट है जिसको मैं 2 to 3 मंथ्स के लिए निवेश करना चाहता हूँ इक्विटी में। तो मुझे अगर 20 से 25% रिटर्न की अपेक्षा है तो मैंने कहा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मुझे जानकारी चाहिए। आप कितने सालों तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए मुझे 2 से 3 माह के लिए इन्वेस्ट करना है ये। 2 से 3 माह के लिए इक्विटी रिस्की होगा थोड़ा। आप रिस्क से आपको पता है कितना रिस्क है और आपको परहेज होगा फिर? अभी जैसे कि मार्केट अभी चल रहा है उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा तो ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट हायर रेट पे हो जाएगा, इसलिए मैं इक्विटी के लिए पूछ रहा था। पर म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में जाते हैं तो आपको मिनिमम 5 से 6 साल तो देने ही पड़ेंगे। क्या आपका जो लक्ष्य है वो पोस्टपोन हो सकता है इतने सालों तक? हाँ हो सकता है, ये सरप्लस अमाउंट है। तो आप रखेंगे इसको 5 से 6 साल? हाँ रख सकते हैं मैडम। चलिए हेमंत जी बताएं। कविता, मैं समझ रहा हूँ कि शायद इनको लग रहा है कि क्योंकि मार्केट में जिस तरह का मूवमेंट है तो कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसा मूवमेंट हो तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा पैसा लगा के थोड़ा कुछ अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन मेरी हमेशा सलाह ये है कि 2 से 3 महीने तो बहुत ही कम समय, तो मुझे लगता है कि आपको अगर आपको ये लगता भी है कि आप रिस्क ले पाएंगे तो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इक्विटी को देखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी के लिए भी मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इवन द बेस्ट ऑफ फंड मैनेजर आपको प्रेडिक्ट करके नहीं बता सकते कि मार्केट कहाँ पे हो। ये अच्छी बात है, आपने कहा कि आपके पास होल्डिंग पावर है, आपके पास ये सरप्लस है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो शायद इसको आप होल्ड कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस माइंडसेट के साथ इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है अगर आप उसको बदलाव कर सकें शुरू से, ये जो 20% या 30% का जो आपका जो एक्सपेक्टेशन है 2 या 3 महीने में, कहीं ना कहीं अगर आप उसको बदलाव करें तो डेफिनेटली इक्विटी फंड जो है वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। पर कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोच थोड़ी बदलनी होगी। अगर ऐसा है जैसा आपने अभी बताया कि आप 5 साल तक इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप चाहें उसमें थोड़ी एग्रेसिव फंड ले सकते हैं आप, जैसे मिड कैप फंड्स हैं या तो फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उस तरह की कैटेगरी में आप जा सकते हैं। तो मिड कैप में अगर आप चाहें तो कोटक इमर्जिंग फंड है, लार्ज एंड मिड में अगर आप चाहें तो HDFC का लार्ज एंड मिड या कैनरा रबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, इस तरह के फंड में आप देखिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पूरे क्लैरिटी के साथ एक टाइम होराइजन रख के तभी आप इन्वेस्ट करें। 2-3 महीने के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। किशोर जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हेमंत जी को? नहीं मैडम, मैं समझ गया। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट किशोर जी। लेकिन हेमंत जी थोड़ा सा समय मेरे पास बचा हुआ है। बहुत सारे दर्शकों का सवाल आज हमने ऐसे आते हुए देखा है जो शायद बाजार की चाल में निवेश करना चाहते हैं और छोटे अवधि में ही मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये जो इनका नज़रिया है बाजार की चाल के मुताबिक निवेश करना, ये निवेश रणनीति कितनी घातक हो सकती है? मुझे लगता है कविता ये काफी रिस्की हो सकती है दोनों तरीके से। जब बाजार अच्छा कर रहा हो या बाजार अच्छा नहीं कर रहा हो। जब अच्छा नहीं कर रहा होता तो वो एक अच्छा समय होता है इन्वेस्ट करने का, लेकिन तब इन्वेस्टर घबराते हैं और ऐसे में वो अपना पूरा पैसा जो है तो डेट या बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर में वो कंप्रोमाइज करते हैं। ऐसे ही जब बाजार ऊपर जा रहा है तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत एक अच्छा मौका है आपके लिए छोटे समय में थोड़ा पैसा बनाने का, तो वो काफी रिस्की हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और होता क्या है, जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते उस तरह के उतार चढ़ाव के लिए तो आप डेफिनेटली घबरा जाते हैं और आप पैसा निकालते हैं और फिर कभी भी आप वापस इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते। उससे आपका नुकसान ये होता है लंबे समय में कि एक ऐसी एसेट क्लास जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो बाकी एसेट क्लासेस से बेटर रिटर्न दे, आपके लिए अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सके, आपको पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न दे सके, आप उससे दूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है उसका खामियाजा आपको लॉन्ग टर्म में भरना पड़ता है, क्योंकि आप फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म या जो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है
इक्विटी को बहुत सही नजरिए से देखने की जरूरत है। ये एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको काफी मदद करेगी वेल्थ क्रिएट करने में, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना है। एक क्लैरिटी चाहिए टाइम होराइजन की और एक डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपका इक्विटी का जो सही मायने में पोटेंशियल है वो रियलाइज होगा और आपको उसका फायदा होगा। बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जो हर तरह के निवेशक को निवेश रणनीति बनाने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। इसी के साथ अर्नव जी आपका, हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई। लेकिन हमें भी इजाज़त दें आज के शो में जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़ रही हूँ जो एक्सक्लूसिवली हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के ज़रिए हम आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं, यानी इस नंबर पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं, लिखित रूप में भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो सवाल का वीडियो रिकॉर्ड करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो टीवी पर दिखाएंगे, हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाजत, नमस्कार।